हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप रेगुलरली एडिटोरियल्स रीड कर रहे होंगे और रेगुलरली आप एडिटोरियल इनसाइट्स भी फॉलो कर रहे होंगे, जिसमें हम फोकस करते हैं वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर। तो आगे बढ़ने से पहले, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, बैंकिंग वीडियो कोर्सेज पे डिस्काउंट अवेलेबल है प्रैक्टिस मॉक पे। और आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है PM10। और ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो कि प्री और मेंस दोनों लेवल को अच्छे से कवर करता है। तो आप अगर ये पैकेजेस परचेज करते हैं तो आप बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर एडवांस लेवल तक प्रिपेयर कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स। और अगर आप कोई पर्टिकुलर, अगर आप जैसे क्वांट, रीजनिंग या इंग्लिश आप इंडिविजुअली परचेज करना चाहें तो आप सब्जेक्ट वाइज भी परचेज कर सकते हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। ये आपको पता है कि आपकी कैसे ये इनिशिएटिव आपकी हेल्प करता है। नाउ फर्स्ट एडिटोरियल जो हम आज रीड करेंगे वो है स्पेल इट आउट। और जैसा आपको पता है क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, रीड करना है बिना किसी डिक्शनरी की हेल्प के, बिना गूगल के किसी वर्ड। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम खुद पहले रीड करते हैं बिना गूगल किए तो एक एक आपको लगेगा ओके इसका मीनिंग तो ये होना चाहिए, पहले कभी पढ़ा है। ठीक है, पर कई बार वो गलत भी होता है। तो जब आप खुद एक बार रीड करोगे बिना किसी हेल्प के और फिर हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पर डिफरेंसेस थे। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये प्रोसेस रिपीट होती जाती है तो फिर आप अच्छे होते जाते हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती जाती है। एक तो रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, दूसरा आपकी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगी और वोकैबुलरी भी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। चलो, सो आज स्टार्ट करते हैं। आप इसको रीड करना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पेज है, आई गेस इसमें दो ही पेजेस हैं। नेक्स्ट। चलो, तो आई होप आपने रीड कर लिया है पूरा एडिटोरियल। स्टार्ट करते हैं। तो क्रिकेट ऑफन इज अ 21st सेंचुरी गेम विद एन 18th सेंचुरी माइंडसेट। क्रिकेट अक्सर क्या है, क्रिकेट एक 21st सेंचुरी गेम है, लेकिन उसका जो माइंडसेट है, जो माइंडसेट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं विचारधारा, या जो जिस 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 तरीके से उस गेम को खेला जाता है वो अभी भी 18th सेंचुरी की तरह है। अच्छा, ऐसा क्यों? इन इट्स क्वेस्ट टू पैकेज इटसेल्फ एज अ मॉडर्न स्पोर्ट, इट हैज इग्नोर्ड इट्स फ्लॉड फंडामेंटल्स। अब क्रिकेट ने, क्योंकि वो 18th सेंचुरी का स्पोर्ट है, पुराना स्पोर्ट है, तो उसने अपने आप को 21st सेंचुरी स्पोर्ट की तरह ढालने की, उसकी तरह अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और वो करने की वजह से इट हैज इग्नोर्ड इट्स फ्लॉड फंडामेंटल्स। क्रिकेट ने अपने जो बेसिक्स हैं उसमें जो भी कमियां हैं, फ्लॉज हैं, फ्लॉ क्या होता है, डिफेक्ट्स, तो वो जो डिफेक्ट्स हैं उन्हें इग्नोर किया है। इट हैज ignored its flawed fundamentals and fundamental what are fundamentals, basics किसी भी चीज के। तो यहाँ पर अगर हम क्रिकेट के बेसिक रूल्स की बात कर रहे हैं, जब हम फ्लॉड फंडामेंटल्स कह रहे हैं, तो those that are outdated in this day and age। तो ये जो फ्लॉड रूल्स की बात हो रही है, ये रूल्स आउटडेटेड है। क्या होता है आउटडेटेड? जो आज के टाइम में रेलेवेंट नहीं है, पुराने टाइम की कोई चीज जो इस डेट में और इस टाइम पर रेलेवेंट नहीं है, तो ये रूल्स आज के टाइम के हिसाब से ठीक नहीं है। इवन बेसिक थिंग्स लाइक हाउ अ बैट्समैन कैन बी गिवन आउट एंड हाउ ही कैन नॉट बी इज समटाइम्स wrapped इन कंफ्यूजन। तो क्या होता है कि बिल्कुल इतनी सिंपल, इतनी बेसिक चीजें हैं, जैसे कि कब किन किन सर्कमस्टांसिस में कोई बैट्समैन है उसे आउट कहा जाएगा और किस सर्कमस्टांसिस में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीजें भी क्रिकेट के अंदर बिल्कुल दे आर रैप्ड इन कंफ्यूजन, दैट मीन्स उनमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पर रैप्ड को आप कह सकते हैं कवर्ड इन कंफ्यूजन एक तरीके से, यानी उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सो हैड द लॉज बीन क्लियरर, the controversy surrounding the dismissal of Johnny Bairstow and the deciding day of the second Ashes Test would not have shaken the cricket world। तो अगर यहाँ पर क्या लिखा कि अगर लॉज क्लियर होते तो जो ये कंट्रोवर्सी हुई, कंट्रोवर्सी क्या होता है कि लोगों में डिसएग्रीमेंट हो, लोग थोड़ा एंग्री हो जाते हैं किसी इशू को लेके। तो यहाँ पर जो ये कंट्रोवर्सी हुई, जहाँ पर जॉनी बेयरस्टो को डिसमिस यानी आउट किया गया, तो ऑन द डिसाइडिंग डे ऑफ द सेकेंड एशेस टेस्ट, दिस ये जो इवेंट हुआ वुड नॉट हैव शेकन द क्रिकेट वर्ल्ड। अगर रूल्स अच्छे से डिफाइन किए गए होते तो फिर
ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई होती. That mystical concept of spirit of the game would not have been evoked. अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम बात करते हैं क्रिकेट में, क्या होता है यूजुअली जब ऐसी कंफ्यूजन होती है कि किस केस में ये एप्लीकेबल है, कोई रूल किस केस में नहीं है, या कोई कोई एम्बिग्विटी होती है, कोई जहां पर लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, तो वहां पर क्या कॉन्सेप्ट इन्वोक किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट की बात की जाती है कि स्पिरिट ऑफ द गेम के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है. और यही इसी चीज को क्वेश्चन कर रहा है ये एडिटोरियल, और वो कह रहे हैं कि दैट मिस्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, यानी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिट ऑफ द गेम, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसे याद नहीं करना पड़ता. वो मीन्स यहाँ पर है इट वुड नॉट हैव बीन इट वुड नॉट हैव बीन रिकॉल्ड और रिमेम्बर्ड. इसको याद करने की, इसको इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर यहाँ ये जो रूल्स है वो क्लियरली डिफाइंड होते तो. ओके, यहाँ पर मिस्टिकल कॉन्सेप्ट यूज किया गया. मिस्टिकल एक एडजेक्टिव है, कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं. तो मिस्टिकल है जो मिस्टीरियस है, जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, हमें हम अच्छे से नहीं जानते. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जब इस कॉन्सेप्ट की बात की जाती है तो ये क्लियरली डिफाइंड कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्या चीजें स्पिरिट ऑफ द गेम में आप कंसिडर करेंगे और क्या नहीं करेंगे. तो ये भी एम्बिगुअस है. बाय द बुक बेयरस्टो वाज क्लियरली आउट. अगर हम यहाँ पर जब हम कह रहे हैं बाय द बुक, दैट मीन्स रूल बुक, बाय द रूल बुक, तो यहाँ पर रूल्स की बात हो रही है कि अगर हम रूल्स को फॉलो करें स्ट्रिक्टली तो जो बेयरस्टो था ही वाज क्लियरली आउट. रूल्स के अकॉर्डिंग ही वाज क्लियरली आउट. द अंपायर्स हैड नॉट फॉर्मली कॉल्ड द एंड ऑफ द ओवर. द बॉल वाज स्टिल अलाइव एंड ऑस्ट्रेलियाज विकेट कीपर एलेक्स कैरी caught him out of the crease with a precise throw. तो क्या हुआ कि जो अंपायर्स थे उन्होंने फॉर्मली उन्होंने अनाउंस नहीं किया था कि ओवर एंड हो चुका है, एंड जो बॉल थी इट वाज स्टिल अलाइव. दैट मींस जो प्ले था, जो गेम था, वो अभी भी चल रहा था. एंड ऑस्ट्रेलियाज विकेट कीपर एलेक्स कैरी caught him out of the crease. दैट मींस एक प्रिसाइज थ्रू किया, और जो जो बेयरस्टो जो बैटिंग कर रहे थे उनको डिसमिस कर दिया, यानी आउट कर दिया. Of course, it was a sneaky way to dismiss a batsman. अब ये जो तरीका है, this is ये रूल्स के अकॉर्डिंग गलत नहीं है, लेकिन एक स्नीकी वे है. स्नीकी, अगर आप कोई चीज बहुत छुप कर अपना अपना ऑब्जेक्टिव पाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो कि मे बी कोई इमोरल या फिर जो एथिकली इनकरेक्ट चीज है वो करते हो, भले रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक हो, लेकिन आप एथिकली मॉरली इनकरेक्ट चीज को ही करते हो. तो वो कहेंगे कि स्नीकी वे था एक बैट्समैन को डिसमिस करने का. चीप, यहाँ पर मीनिंग चीप लो कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर चीप का मीनिंग है इमोरल. तो ये एक इमोरल कह सकते हैं हम इसको, कनिंग हम इसको चालाक कह सकते हैं, हार्टलेस कह सकते हैं. यानी कि अगर हम कहें कि ये अनकाइंड था, तो यू कुड से दैट, बट इट वाज नॉट इलीगल. हम इसे चीप कह सकते हैं, यानी कि इमोरल. हम कह सकते हैं इट वाज कनिंग, चालाक वे था एक अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, लेकिन ये इलीगल नहीं था. कैरी वाज जस्ट मैनिपुलेटिंग अ लूप होल. ही वाज, व्हाट वाज ही डूइंग? जस्ट मैनिपुलेटिंग. जब आप किसी चीज को मैनिपुलेट करते हो, आप उसका फायदा उठाते हो अपने एडवांटेज के लिए. तो जो कैरी थे वो क्या कर रहे थे? ही वाज जस्ट मैनिपुलेटिंग इट, यानी उससे सिर्फ फायदा उठा रहे थे. एक लूप होल. लूप होल क्या होता है? एक अगर आपने कोई रूल बनाया या आपने एक लॉ बनाया, और उस लॉ के अंदर कोई चीज आपने अच्छे से डिफाइन नहीं की, प्रॉपर डिफाइन नहीं है, एम्बिगुअस छोड़ दी, यानी कि उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, क्लियर नहीं है, तो वहां पर उसको लूप होल कहा जाएगा. यानी जिसका फायदा उठा के कोई उस उस कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकता है. तो वो क्या कर रहे थे? वो सिर्फ वो जो लूप होल था उस रूल के अंदर उसका फायदा उठा रहे थे. It is the duty of the rule setters to lay down the rules as clear as daylight. अब ये चीज की रूल बुक के में कुछ और है और स्पिरिट ऑफ द गेम लोग कह रहे हैं कि कुछ और है. तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये ड्यूटी है रूल सेटर्स की, यानी जो लोग रूल्स डिसाइड करते हैं गेम का, कि जो रूल्स हो वो कैसे हो, एज क्लियर एज डे लाइट, यानी कि वेरी क्लियर. द रूल्स शुड बी वेरी क्लियर. This is not the era of barons and lords in frilled shirts and silk stockings filling their leisure with the game of cricket. This is not an era. Era is एक
एक टाइम पीरियड की हम बात करते हैं, एरा, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड जहाँ पर कोई किस चीज से, किसी पर्टिकुलर चीज से कुछ डिफाइंड होता है। जैसे अगर हम कहें कि मौर्यन एरा, ठीक है, या मुगल एरा, तो यानी वो टाइम जिसमें मुगल्स रूल कर रहे थे या फिर जो मौर्यंस थे वो रूल कर रहे थे। तो यहाँ पर किस एरा की बात हो रही है, वो वाला टाइम पीरियड जब पेरेंट्स एंड लॉर्ड्स, ये जो है, जो हाई क्लास या पुराने टाइम में 18th सेंचुरी में या उससे पहले, तो जो ब्रिटिश सोसाइटी थी, वहां पर जो हाई क्लास जो इंडिविजुअल्स थे, तो उनमें लॉर्ड्स और पेरेंट्स होते थे, एंड दे यूज टू प्ले क्रिकेट फॉर देयर लेजर, यानी कि वो एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे। और वो कैसे खेलते थे, फ्रिल्ड शर्ट्स में एंड सिल्क स्टॉकिंग्स में, यानी कि वो उस टाइम की वो ड्रेसेस हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये ये वो वाला टाइम नहीं है जब पेरेंट्स एंड लॉर्ड्स इन ड्रेसेस में क्रिकेट खेला करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। दिस इज अ कम्पिटिटिव स्पोर्ट नाउ। तो अच्छा, यहाँ पर फ्रिल्ड का मतलब कि इट्स अ टाइप ऑफ डेकोरेशन, ठीक है। वो क्लॉथ को ही एक डिफरेंट, एक वेवी पैटर्न में जो है वो सिल दिया जाता था। तो इट इट वाज, तो जो शर्ट होती थी वो फ्रिल्ड होती थी। So rather than evoke the ineffable spirit of the game, the rules that are prone to misinterpretation should be reworked. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ineffable spirit of the game, ऐसी spirit of the game जो ineffable है, यानी जो प्रॉपरली जिसको डिफाइन नहीं कर सकते आप। स्पिरिट ऑफ द गेम में तो एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, ओके, तो इतने ज्यादा उसको आप वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर हम यानी इनएफेबल ऐसी चीज होती है जिसे आप वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब हम हर बार जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो हम स्पिरिट ऑफ द गेम को इवोक करने की बजाय, उसके बारे में बात करने की बजाय, वी शुड डू व्हाट, वी शुड वी शुड द रूल्स, वी शुड चेंज द रूल्स, ठीक है। चेंज मतलब कि उनको क्लियरली डिफाइन किया जाए कि ऐसे रूल्स जो प्रोन टू मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि ऐसे रूल्स जिन्हें गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, गलत तरीके से समझा जा सकता है, उन रूल्स को के ऊपर काम करना चाहिए हमें दोबारा। वी शुड रीवर्क देम, उन्हें दोबारा से क्लियरली डिफाइन किया जाना चाहिए। तो प्रोन क्या होता है कि किसी चीज के रिस्क पे कोई चीज होती है, तो हम कहते हैं जैसे दिस एरिया इज प्रोन टू एक्सीडेंट्स, यानी यहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा है। दीज रूल्स आर मोर प्रोन टू मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि इन रूल्स के मिस इंटरप्रेट होने की, गलत तरीके से इंटरप्रेट किए जाने के चांसेस ज्यादा है। इट इज टाइम टू री इंटरप्रेट द स्पिरिट ऑफ द गेम। और सिर्फ रूल्स को ही नहीं, ये जो स्पिरिट ऑफ द गेम है इसको भी हमें दोबारा से इंटरप्रेट करने की, दोबारा से इसको डिफाइन करने की जरूरत है। इट पर्टेन्स टू नॉट रिजॉर्टिंग टू अनफेयर मीन्स टू गेन एडवांटेज। अब जब हम स्पिरिट ऑफ द गेम की बात कर रहे हैं, हमें जब इसे दोबारा डिफाइन करना है तो कैसे करना है। ऐसा होना चाहिए कि जहां पे जो प्लेयर्स हैं वो अनफेयर मीन्स अपनी एडवांटेज के लिए यूज ना करें। अनफेयर मीन्स कैसे, जैसे बॉल टेम्परिंग, रेशियल अब्यूज, पर्सनल इंसल्ट, फिजिकल एग्रेशन और मोस्ट ग्रेवली फिक्सिंग अ गेम। तो ये सब चीजें वो अपनी एडवांटेज के लिए यूज ना कर पाए, ये सब जो अनफेयर मीन्स है। अनफेयर मीन्स आप एक तरह से समझ सकते हो चीटिंग। तो एग्जाम जब आप देने जाते हो, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है कि जो भी कैंडिडेट्स अनफेयर मीन्स यूज करेंगे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो अनफेयर मीन्स क्या होते हैं, जो इमोरल, अनएथिकल वेज होते हैं किसी भी काम को करने के, चीटिंग, ओके। तो अब यहाँ पर है, इट पर्टेन्स टू रिजॉर्टिंग टू नॉट रिजॉर्टिंग। पर्टेन्स मतलब इट रिलेट्स, मतलब अगर हमें डिफाइन करना है स्पिरिट ऑफ द गेम को, तो वो कैसा होना चाहिए। इट शुड रिलेट टू नॉट रिजॉर्टिंग टू। अब यहाँ पर रिजॉर्टिंग टू का मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब तो हम समझ गए। रिजॉर्ट टू हम तब यूज करते हैं जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्शन लेता है किसी सिचुएशन में। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो, ठीक है, आपने बिल्कुल ही कोई एक्सट्रीम सिचुएशन ले ली, जो कोई डिसीजन ले लिया आप नहीं लेना चाहते थे पर आपने फिर भी लिया अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो कहा जाएगा कि वो यू रिजॉर्टेड टू दिस मीन। हर एक डिसीजन के लिए हम रिजॉर्ट टू वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है। रिजॉर्ट टू समथिंग मतलब आपने मजबूरी में वो डिसीजन लिया है या फिर एक एक्सट्रीम डिसीजन लिया है, ठीक है। तो इन दो जगहों पर हम रिजॉर्ट टू यूज करते हैं। तो ऐसे होना चाहिए स्पिरिट ऑफ द गेम कि जो प्लेयर्स है वो ये सब चीजें
इन सब में इन्वॉल्व ना हो। अच्छा, टैम्पर का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो होता है टैम्पर, एक होता है टेम्पर। अब टैम्पर एंड टेम्पर क्या डिफरेंस है? देखो, ये तो हम वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, ये वर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम टैम्पर की बात कर रहे हैं, TAMPER, दैट मीन्स किसी चीज को डैमेज करना। तो यहाँ बॉल टेम्परिंग, दैट मीन्स डैमेजिंग ऑफ द बॉल। ओके, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो टेम्पर्ड, अब ये जो अभी आपको बताना है कि जो टेम्पर्ड ग्लास होता है फोन का, तो वो उसमें आप TAMPERD लिखोगे या फिर टेम्पर्ड लिखोगे, क्या लिखोगे? ठीक है। जो ये TEMPER जब नाउन की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है एंगर, गुस्सा। जब TEMPER टेम्पर को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो उसका मतलब होता है किसी चीज के इफेक्ट को कम करना, ठीक है। ओके, तो आपको बताना है कि जो टेम्पर्ड ग्लास होगा वो टेम्पर्ड होगा या TEMPERD होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो अब आगे चलते हैं। उसके अलावा ग्रेवली, दैट मीन्स वेरी सीरियसली। तो सबसे ज्यादा सीरियस चीजों में क्या है? गेम फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग के बारे में आपने सुना होगा। सो द स्पिरिट ऑफ द गेम एंड द रूल्स इन द बुक शुड नेवर बी मिक्स्ड। तो अब ये कह रहे हैं कि जो स्पिरिट ऑफ द गेम है वो अलग होनी चाहिए, रूल्स अलग होने चाहिए, उन्हें हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। The Bairstow Carey incident should serve as an eye opener. कोई चीज जब आई ओपनर होती है, तो उसका मतलब है उसने आपकी आंखें खोलती है, यही मीनिंग यहाँ पर समझ में आ रहा है। आंखें खोलती यानी आपको किस चीज के बारे में नहीं पता था, अचानक से आपको चीजें क्लियर हो जाती है। तो ये इंसिडेंट हमारे लिए एक आई ओपनर होना चाहिए, ठीक है। हमें इस ये जो प्रॉब्लम है जो ये डिस्कस की गई है इस एडिटोरियल में, तो इसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। Laws that exist in the book should not have gaps that need to be filled by mystical notions. जब हम लॉज की बात कर रहे हैं, तो वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन लॉज के अंदर कुछ गैप्स हैं और फिर उन गैप्स को फिल करने के लिए हम यूज करते हैं आइडियाज, मिस्टिकल आइडियाज, ऐसे आइडियाज जो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, उन आइडियाज को यूज करके हम उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्पिरिट ऑफ द गेम के नाम पर। सो दिस इज व्हाट दिस एडिटोरियल इज अबाउट। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की कि पूरा एडिटोरियल में फ्रॉम द बिगिनिंग यहाँ पर ही है कि फ्लॉड फंडामेंटल्स यहीं से ही स्टार्ट हो गए कि जो इश्यूज हैं वो बहुत पुराने हैं क्रिकेट में, और यहीं से ही फिर वो रीइटरेट होते हैं बार बार कि कैसे जो रूल्स है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, और उसी की वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं। पर लास्ट में भी, एंड में भी यही कहा गया है कि जो रूल्स है वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी रूम फॉर इन्वोकिंग द स्पिरिट ऑफ द गेम। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनमें जो गैप्स है रूल्स में और फिर हम स्पिरिट ऑफ द गेम यूज कर रहे हैं टर्म उन लूप होल्स को फिल करने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर जो टाइटल है वो भी कैसे आप है, यहाँ पर आप ये देखो, स्पेल इट आउट, यानी कि स्पेल आउट करना, क्लियरली किसी चीज को बताना। और यहाँ पर किस चीज को स्पेल आउट करने की बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है जो क्रिकेट के रूल्स हैं, ठीक है। तो जो जैसे अगर आप एडिटोरियल रीड करते हैं, कोई आर्टिकल रीड करते हैं, तो उसके ऊपर टाइटल पे भी फोकस करना चाहिए कि वो कैसे उस जो पैसेज है उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। जो टाइटल वाले क्वेश्चन से काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। देखो, जैसे जैसे आप ध्यान दोगे रीड करते हुए कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी पैसेज में, उसका टाइटल क्या रखा गया, तो वो जो टाइटल होगा हमेशा वो एक जो डोमिनेंट थीम होगी, जो सेंट्रल आइडिया होगा पैसेज का, उस पर फोकस करेगा। तो आपको जैसे जब हम एडिटोरियल्स रीड करते हैं, आपको टाइटल पे भी फोकस करना है और देखना है कि क्या ऐप टाइटल यूज किया गया है। धीरे धीरे आपको फिर ये पता चलने लगेगा कि कौन सा टाइटल अप्रोप्रिएट है किसी पैसेज पे और कौन सा नहीं। ठीक है, अभी टाइटल वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे, अभी हम पहले अपना बेस बिल्ड कर रहे हैं थोड़ा वोकैबुलरी का। वी विल डिस्कस दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये रहे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जो हमने इस एडिटोरियल में डिस्कस किए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इनको ऐसे सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा।
मेन है कि आपको रिवाइज करने हैं ये रेगुलरली, और जितना ज़्यादा हो सके रीड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जो वर्ड्स बार बार आ रहे हैं उन पे फोकस करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती जाएगी। अब हर किसी पर्सन का लेवल डिफरेंट होता है, तो हो सकता है कि किसी पर्सन को इसमें से 50% 60% वर्ड्स बताऊं, हो सकता है किसी को सिर्फ 30% बताऊं, तो कोई इशू नहीं है। बस परसिस्ट करना है और थोड़ा टाइम देना है, धीरे धीरे वोकैबुलरी इंप्रूव होगी आपकी। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज है। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सो यू नो द ट्रेंड। फर्स्ट पेज इसको आप रीड करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, सो आई होप आपने ये एडिटोरियल रीड कर लिया है, तो स्टार्ट करते हैं। The Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of State meeting hosted by Prime Minister Narendra Modi on Tuesday marked the first time India chaired the summit of regional countries. तो ये पहली बार था जब जब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड्स ऑफ स्टेट है, यानी कि जो कंट्री के जो लीडर्स हैं, उनकी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इट वाज द फर्स्ट टाइम जब इंडिया ने ये ऐसी कोई रीजनल कंट्रीज की कोई समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया, चेयर की है। अब यहाँ पर मार्क यानी कि सिग्निफाइड या रिप्रेजेंटेड, उसने शो किया ये कि पहली बार जब इंडिया ने ऐसी समिट ऑर्गेनाइज की। So India became a full SCO member in 2017 along with Pakistan. The government has held that joining the original Eurasian group was important as member countries make up a third of the global GDP, a fifth of global trade, a fifth of global oil reserves, and about 44% of natural gas reserves. अब यहाँ इसके बाद बात की जा रही है कि जो इंडिया है फुल मेंबर का बना 2017 में, और पाकिस्तान भी उसी ईयर में एससीओ का मेंबर बना था। द गवर्नमेंट हैज हेल्ड दैट, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ये जो ग्रुप था ओरिजिनली यूरेशियन ग्रुप था, यानी कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी यूरोप और एशिया की, उन कंट्रीज का ही एक ग्रुप था। लेकिन इंडिया का इसमें ज्वाइन होना जरूरी क्यों था? क्योंकि जो इस ग्रुप के मेंबर कंट्रीज थे वो सब मिलके पूरे ग्लोबल जीडीपी का 1/3 रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो सब कंट्रीज पूरी दुनिया का लगभग 1/3 जो जीडीपी है वो इन कंट्रीज की जीडीपी से आता है। एंड अ फिफ्थ ऑफ ग्लोबल ट्रेड, तो जो ग्लोबल ट्रेड होती है उसका फिफ्थ यानी 20% ये कंट्रीज रिप्रेजेंट करती हैं। 20% ऑफ ऑयल रिजर्व्स एंड 44% ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं? स्टॉक्स। ठीक है, तो इन कंट्रीज में जितने पूरी दुनिया के जितने भी ऑयल के स्टॉक्स है, यानी जितना भी ऑयल अवेलेबल है जो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसको 20% इन कंट्रीज में है, और पूरे वर्ल्ड का 44% जो गैस जो एक्सट्रैक्ट की जा सकती है वो भी इन कंट्रीज में है। तो इसलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था इस ग्रुपिंग को ज्वाइन करना। दूसरी चीज और क्या रीजंस थे कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था इस ग्रुप को ज्वाइन करना? ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज द फोकस ऑन रीजनल सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी। तो इंडिया का जो फोकस है वो रीजनल सिक्योरिटी पे है और कनेक्टिविटी पे है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट था। एरियाज की टू इंडियाज ग्रोथ एंड मेकिंग अप इट्स चैलेंजेस। तो अब ये जो एरियाज हैं कौन से? कनेक्टिविटी एंड रीजनल सिक्योरिटी, ये इंडिया के जो इम्पोर्टेंट जो ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ के लिए भी इंडिया का फोकस इन्हीं जो एरियाज पर है। और यही जो एरियाज हैं रीजनल सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी इंडिया के लिए जो चैलेंजेस हैं वो फॉर्म करते हैं। मेकअप मीन्स टू फॉर्म समथिंग। तो इंडिया के जो चैलेंजेस हैं वो कैसे इससे बनते हैं, कैसे बनते हैं? अब जैसे टेररिज्म इन पाकिस्तान तो रीजनल सिक्योरिटी में आ जाता है, ऐसे चाइनीज एग्रेशन एज वेल एज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइनीज एग्रेशन ये भी रीजनल सिक्योरिटी में आता है। एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चाइना का इनिशिएटिव है, जिसमें चाइना बाकी कंट्रीज को लोन्स देता है और फिर उन्हें कहता है कि वो वहाँ पर रेलवे लाइंस और हाईवेज बनाए, ताकि जो चाइना अपना गुड्स है वो उन कंट्रीज में इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाए
उन कंट्रीज के थ्रू, तो ये कनेक्टिविटी में आ जाता है। तो ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ ये इंडिया के लिए चैलेंजेस भी हैं। टेररिज्म इन पाकिस्तान, चाइनीज एग्रेशंस। एग्रेशंस क्या होते हैं? आप अगर कोई एक पर्सन दूसरे पे अटैक करता है बिना प्रोवोक करे, तो उसको एग्रेशन कहा जाएगा। तो ये जो चाइना का जो एग्रेशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसकी बात हो रही है। तो ठीक है, तो इसलिए भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था इस ग्रुप को ज्वाइन करना। Being inside the tent is important, especially as Pakistan is a member, even if that means conducting joint exercises under the SU regional anti-terrorist structure. The SU, अच्छा यहाँ पे अब being under the tent मतलब यहाँ पर इसको इस तरह इंटरप्रेट करेंगे कि टेंट के अंडर, यानी कि एक एक यहाँ पर SCO ग्रुपिंग की बात हो रही है, तो उस ग्रुप का एक मेंबर होना जरूरी था। तो अंडर इनसाइड द टेंट मतलब कि उस ग्रुप का मेंबर होना जरूरी था, है, क्योंकि पाकिस्तान भी इस ग्रुप का मेंबर है। अब इसी चाहे फिर हम उसके लिए हमें ये जॉइंट एक्सरसाइजेस करनी पड़े इस इनिशिएटिव के अंडर, ठीक है, पर फिर भी हमारे लिए जरूरी है। ओके, The SCO also gives India an interface with Central Asian markets and resources. तो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे इंडिया इन सेंट्रल एशियन मार्केट्स से, सेंट्रल एशियन इकोनॉमी से कम्युनिकेट कर सकता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिलता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट, ये भी एक वो एस्पेक्ट है कि इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है SCO का एक मेंबर होना। फाइनली, तो अब फाइनली यानी कि एक जो लास्ट अभी हमने देखा कि एक नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन थे कि क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप का मेंबर होना। तो फाइनली यानी लास्ट पॉइंट, joining the SCO was a key part of India's stated ambitions on multi-alignment and strategic autonomy while becoming a balancing power. अब यहाँ पर जो SCO है वो इंडिया का एक की पार्ट है, की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया के एम्बिशंस का। कौन से एम्बिशंस, क्या चीज अचीव करना चाहते हैं इंडिया? मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड बिकमिंग अ बैलेंसिंग पावर। तो इंडिया एक मल्टी अलाइनमेंट फॉलो करना चाहते हैं। मल्टी अलाइनमेंट मीन्स कि आप सिर्फ एक कंट्री से अलाइन नहीं हो, आप सिर्फ एक कंट्री से ही आप अपने जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, उसके अलावा डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी रिलेशंस है, वो सिर्फ आप एक कंट्री से नहीं रखते, आप डिफरेंट कंट्रीज से अपने ये रिलेशंस रखते हो। आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से ज्वाइन, सिर्फ एक से ही नहीं ज्वाइन। तो मल्टी अलाइनमेंट एंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स जो स्ट्रैटेजिक यानी जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आप खुद डिसीजंस ले पाओ, आपके लिए कोई और ना ले। तो ऑटोनॉमी होती है फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंस अपने डिसीजंस लेने की। तो जो स्ट्रैटेजिक मैटर्स है उसमें हम खुद अपने डिसीजंस लेंगे। और साथ ही साथ इंडिया बनना चाहता है एक बैलेंसिंग पावर, यानी ऐसी पावर जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं है, बैलेंस क्रिएट करता है वर्ल्ड में। तो it seems no coincidence that the Modi government joined the revived Quad with the US, Japan and Australia in the same year that it took up the full SCO membership. तो अब ये कोइंसिडेंस नहीं है। कोइंसिडेंस एक इत्तेफाक होता है। अब इत्तेफाक क्या होता है कि एक चांस अकरिंग, एक ये चांस की बात नहीं है कि जिस साल इंडिया ने SCO की फुल मेंबरशिप ज्वाइन की, उसी साल इंडिया ने जो क्वाड था वो रिवाइव कर दिया, यानी कि दोबारा से वो स्टार्ट कर दिया, दोबारा से उसमें एक्टिविटीज होने लगी। और जो क्वाड है वो इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है। तो ये जो इस क्वाड में जो कंट्रीज हैं वो अलग, उनकी आइडियोलॉजी है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं और फॉरेन पॉलिसी वो डिफरेंट है, और जो SCO के मेंबर्स हैं वो दूसरे एंड पर आते हैं। तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स पर है, जो SCO है और जो क्वाड है, और इंडिया दोनों का मेंबर है। और सेम ही ईयर जिस साल SCO का फुल मेंबर बना इंडिया, उसी साल क्वाड को भी दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया, उसको रिवाइव कर दिया गया। तो ये शो कर रहा है कि इंडिया जो है बैलेंसिंग पावर बनना चाहता है एक, और मल्टी अलाइनमेंट फॉलो करता है। ठीक है, ओवर द पास्ट ईयर this has become an economic necessity as India has chosen to be neutral on the Ukraine war, benefiting from fuel and fertilizer purchases from Russia. अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक नेसेसिटी बन गया दोनों मेंबर्स का दोनों ग्रुप का मेंबर बनना, क्योंकि इंडिया ने क्या चूज किया कि वो यूक्रेन वॉर पे न्यूट्रल रहेगा। अब क्योंकि इंडिया किस
किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक यानी ग्रुप ऑफ कंट्रीज में की साइड नहीं है। वो अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के उसके अलावा मल्टी अलाइनमेंट और एक बैलेंसिंग पावर की तरह रहना चाहता है। तो लास्ट ईयर में इंडिया के लिए इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया, एक न्यूट्रल पोजीशन ली यूक्रेन वॉर पे। और इंडिया को बेनिफिट भी हुआ जब इंडिया ने फ्यूल और फर्टिलाइजर परचेज किए रशिया से। तो इसलिए एक इकोनॉमिक जो नेसेसिटी है वो भी बन गया है इंडिया की कि इंडिया न्यूट्रल रहे और इंडिया एससीओ का भी मेंबर रहे। देयरफॉर इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये सब इतने सारे पॉइंट्स हैं जो फेवर करते हैं इंडिया का एक एससीओ मेंबर बनना। तो इसीलिए एक्सपेक्ट किया गया था कि इंडिया टर्न टू चेयर द एससीओ दिस ईयर वुड बी अ मेजर इवेंट, कि जो इंडिया जो है वो एससीओ की जो चेयरमैनशिप है इंडिया के पास होगी। तो एक ये बहुत बड़ा इवेंट होगा, राइवलिंग द एक्सपेक्टेड पॉम्प अराउंड द G20 मीट। तो ये राइवल करना क्या होता है? राइवल्स कौन होते हैं? कंपेटिटर्स। तो राइवलिंग यानी जो ये माना जा रहा था कि ये इतनी बड़ी इवेंट होगी एससीओ की कि वो राइवल करेगी G20 मीटिंग को। राइवल करेगी यानी उसके साथ कॉम्पीट करेगी, यानी ये माना जा रहा है कि जो G20 मीटिंग होगी उसके अंदर बहुत बड़े लेवल पर चीजें होंगी, बहुत ग्रैंड सेरेमनीज होंगी, ये सब चीजें होंगी। तो उसी उतना ही ग्रैंड जो है वो एससीओ मीटिंग में भी होगा, ये माना जा रहा था। ठीक है, पॉम्प का मतलब क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा शो करते हो, कुछ चीजें, कुछ सेरेमनीज परफॉर्म करते हो, कोई ऑफिशियल कोई इवेंट है और उसके ऊपर बहुत सारी डिफरेंट चीजें की जाती हैं, तो वो भी बहुत बड़े लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे, तो वहां पर पॉम्प वर्ड यूज किया गया है। तो जब G20 मीटिंग होगी सितंबर में तो ये सब इवेंट्स होंगी। In addition, given Russia's and China's blocks on the G20 joint communique that India is keen to find consensus on, the SCO summit would have been a convenient venue for Mr. Modi to negotiate a resolution with his counterparts. अब यहाँ पर कहा गया, उसके अलावा ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एससीओ मीटिंग जो है वो बहुत ग्रैंड लेवल पर होगी। उसके अलावा ये कि रशिया और चाइना, अच्छा इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं। अगर हम बात करें एससीओ की और अगर हम बात करें G20 की, ठीक है, आप में से काफी लोगों को पता होगा, आप प्रिपेयर कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस भी। तो एससीओ में चाइना, रशिया और इंडिया, ठीक है। अब एससीओ में है, G20 में भी ये कंट्रीज है। तो जब भी ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जाती, जब भी ऐसे बड़े लेवल के समिट्स होते हैं, तो वहां पर एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है, एक डिक्लेरेशन दिया जाता है जिसपे सब मेंबर्स अपने साइन करते हैं, सब मेंबर्स एग्री करते हैं उस स्टेटमेंट से। तो जो भी कंट्री होस्ट करती है ये इवेंट्स, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो सब कंट्रीज से बात करे और फिर एक ऐसा मिडिल ग्राउंड मिले, यानी ऐसा कोई स्टेटमेंट बनाया जाए जिसपे सब कंट्रीज एग्री करें। अब क्योंकि G20 समिट होना है सितंबर में और एससीओ समिट अभी हुआ रिसेंटली, तो अभी तो यहाँ नहीं ये माना जा रहा था कि क्योंकि पहले एससीओ समिट हो रहा है तो जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, चाइना और रशिया कुछ चीजों से एग्री नहीं कर रहे G20 में जो डिक्लेरेशन दिया जाएगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब इंडिया एससीओ ऑर्गेनाइज करेगा तो वहां पर इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी चाइना और रशिया को कन्विंस करने की, नेगोशिएट करने की, और ताकि बातचीत करने की, ताकि जो G20 में जब ये कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो आए तो ये एक जो कॉमन डिक्लेरेशन है वो साइन हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि चाइना और रशिया ब्लॉक, यानी कि वो एग्री नहीं कर रहे, उन्होंने जो G20 का जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसको ब्लॉक किया है कि वो एग्री नहीं करते। तो इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा कीन है, यानी कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो इंडिया चाहता है, क्योंकि इंडिया चेयर कर रहा है प्रेसिडेंसी G20 की, इंडिया के पास है, तो इंडिया चाहते हैं कि ये इस जो G20 के जो स्टेटमेंट है उस पर कंसेंसस हो, सारी कंट्रीज उस पर एग्री करें। तो कंसेंसस क्या होता है? एग्रीमेंट। The SCO summit would have been a convenient venue। तो जो ये SCO का समिट था ये इंडिया के लिए एक कन्वीनियंट यानी कि अप्रोप्रिएट वेन्यू होता, सही जगह होती, जहां पर मिस्टर मोदी जो है वो नेगोशिएट कर पाते जो अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, यानी कि जो रशिया और चाइना के जो प्रेसिडेंट्स हैं
उनके साथ वो नेगोशिएट कर पाते, बातचीत कर पाते कि जो G20 की जो जॉइंट स्टेटमेंट है उस पर वो एग्री करें। अच्छा, कम्युनिके इंग्लिश वर्ड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको हाईलाइट नहीं किया। कम्युनिके मतलब कि एक जॉइंट स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट को हम जॉइंट कम्युनिके कहते हैं, तो इट्स अ जॉइंट स्टेटमेंट। अच्छा, काउंटर पार्ट्स क्या होते हैं? अगर एक कंट्री जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर हम किसी दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, तो दोनों सेम पोजीशन पे, डिफरेंट कंट्रीज में पर सेम पोजीशंस पे, ठीक है। अगर हम बात करें, एक कंपनी है ए, उसके सीईओ है, दूसरी कंपनी है बी, उसके सीईओ है, वो दोनों सीईओ मीट करते हैं, तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट कंपनी का सीईओ है वो अपने काउंटर पार्ट से मिल रहा है, यानी आप समझ जाओ कि दूसरी कंपनी में भी जो सीईओ है सेम पोजीशन पे उससे मिल रहा है। तो काउंटर पार्ट मतलब जो कोई और पर्सन जो सेम पोजीशन पे किसी दूसरी कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। तो लेकिन अब यहाँ पर हाउएवर है, तो यानी कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पूरे पैराग्राफ में बात हो रही थी कि क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो हाउएवर यानी कि वैसा तो नहीं हुआ। However, India's decision to postpone the SCO summit due to the Prime Minister's US state visit and then to turn it into a virtual summit may have been a dampener on the SCO outcomes. अब यहाँ पर कहा गया है कि जो इंडिया ने पोस्टपोन की कर दी एससीओ की जो समिट होनी थी। समिट हमने कई बार कवर किया। समिट क्या होता है? जब कंट्रीज के लीडर्स जो है वो मिलते हैं, तो उसको हम समिट कहते हैं, हाईएस्ट लेवल पे जब मीटिंग्स होती हैं। तो जब इंडिया ने एससीओ समिट को पोस्टपोन कर दिया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के यूएस स्टेट विजिट चल रही थी, और उसके बाद फिर वो जो एससीओ समिट होनी थी उसको वर्चुअल समिट में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि वीडियो कॉल पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ही वो समिट हुई। तो इसकी वजह से ये एक डैम्पनर का काम कर रहा था। डैम्पन करना होता है किसी चीज के इम्पैक्ट को, इफेक्ट को कम करना। तो जो एससीओ की जो मीटिंग होती, समिट होती, और उससे जो भी डिसीजंस लिए जाते, जो भी आउटकम होते, आउटकम्स क्या होते हैं? रिजल्ट्स। तो उस मीटिंग के जो भी रिजल्ट्स होते वो डैम्पन हो गए, यानी कि उनका जो इफेक्ट था वो कम हो गया। तो जो मीटिंग है वो लेस सक्सेसफुल हुई क्योंकि वो वर्चुअल मोड में ऑर्गेनाइज की गई। India's concerns with hosting Xi Jinping, given the LAC hostilities of Pakistan Prime Minister Sharif's possible grandstanding, or even the optics of welcoming Russian President Vladimir Putin may have been factors. तो क्या factors हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं कि एक virtual summit organize की गई? कि एक तो इंडिया के जो कंसर्न्स थे, इंडिया की जो वरीज थी कि शी जिनपिंग को अगर हम होस्ट करते हैं, और जबकि अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हॉस्टिलिटीज, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिसएग्रीमेंट है वो अभी भी चल रहा है, तो उस टाइम पे शी जिनपिंग को होस्ट करना वो इंडिया को ठीक नहीं लग रहा था। इट वाज अ कंसर्न फॉर इंडिया। और दूसरी चीज, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शरीफ जो है, उनका पॉसिबल ग्रैंड स्टैंडिंग। ग्रैंड स्टैंडिंग होता है कि अगर आप कहीं पे कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, तो आप सिर्फ अपनी ऑडियंस को प्लीज करने के लिए, उनको जो चीज अच्छी लगती है आप सिर्फ वैसी ही स्टेटमेंट दो। और कोई जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी चीजें हैं वो डिस्कस ना करके सिर्फ आप वो स्टेटमेंट, वो चीजें बोलो जिससे जो आपकी ऑडियंस है वो खुश हो। सो इस टाइप के उन्हें ये भी था कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऐसे स्टेटमेंट देंगे। सो इवन द ऑप्टिक्स। और तीसरी और कारण क्या हो सकता था कि रशियन प्रेसिडेंट को वेलकम जब किया जाएगा, तो उसके जो ऑप्टिक्स होंगे, ऑप्टिक्स मतलब कि उस इवेंट को कैसे देखा जाएगा बाकी कंट्रीज में, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, और ऐसे टाइम पे जब इंडिया रशियन प्रेसिडेंट को वेलकम करता है, होस्ट करता है, तो बाकी कंट्रीज इस इवेंट को कैसे देखेंगी, तो उसके ऑप्टिक्स क्या होंगे, बाकी कंट्रीज उसको कैसे देखेंगे। तो ये सब फैक्टर्स थे जो जिसकी वजह से हो सकता है कि वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज की गई हो। तो वट एवर द रीजन, चाहे जो भी रीजन था इसमें से, while the members hammered out a New Delhi declaration and joint statements on radicalization and digital transformation, the government was unable to forge consensus on other agreements, including one on making English a formal SEO language, while India, despite being the chair, did not endorse a roadmap on economic cooperation, presumably due to concerns over China's imprint. तो हुआ क्या कि जब, हालांकि जो मेंबर्स थे उन्होंने हैमर आउट की न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। उन्होंने, जब आप हैमर आउट करते हो तो आप बहुत, जब कोई स्टेटमेंट आती है, हैमर आउट हम वर्ड यूज करते हैं उसके लिए,
तो यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हुए, लंबे टाइम तक डिस्कशंस चली और तब जाके वो स्टेटमेंट आई है। तो ये जो स्टेटमेंट हैमर आउट की गई, जो दिल्ली डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की अगर बात कर रहे हैं हम, तो उस एंड जॉइंट और जो कंट्रीज है उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट्स किस पे दी, रेडिकलाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे दी, ये चीजें हुई। लेकिन जो गवर्नमेंट थी इट वाज अनेबल टू फोर्ज कंसेंसस, फोर्ज करना, बनाना। तो जो गवर्नमेंट थी वो कंसेंसस नहीं बना पाए, ये वर्ड हमने पहले भी देखा था अभी। कंसेंसस होता है एग्रीमेंट, जहाँ पे सब कंट्रीज एग्री कर रही हैं, या अगर हम एससीओ की बात करें तो एससीओ में कंसेंसस का मतलब सारी कंट्रीज उस चीज से एग्री करती हैं। तो जो इंडिया था वो एग्रीमेंट नहीं बना पाया, यानी सारी कंट्रीज एग्री नहीं कर रही थी किस चीज पे, ऑन अदर एग्रीमेंट्स, बाकी एग्रीमेंट्स पे एग्री नहीं कर रही थी। जैसे कि इंग्लिश को अगर एससीओ की फॉर्मल लैंग्वेज बनाया जाए तो इंडिया चाहता था ऐसा हो, पर बाकी कंट्रीज एग्री नहीं कर रही थी, तो उसमें एग्रीमेंट्स नहीं हो पाए। वाइल इंडिया, और उसके अलावा इंडिया जो है वो चेयर, यानी कि जो अभी हेड कर रहे हैं जो एससीओ है, उसको इंडिया ने एंडोर्स नहीं किया, इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया। एंडोर्स मींस सपोर्ट, प्रमोट भी होता है, ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग है सपोर्ट। तो इंडिया जो है वो एक, ये जो रोड मैप था इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, इंडिया ने इसको सपोर्ट नहीं किया, बाकी कंट्रीज ने किया। क्यों क्यों नहीं किया? प्रिज्यूमेबली मतलब कि इसके चांसेस ज्यादा हैं, या कहें कि इट इज लाइकली ड्यू टू कंसर्न्स ओवर चाइना's इम्प्रिंट। तो इंडिया के कंसर्न्स, ये इंडिया ने शायद इसीलिए उस इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो वो जो रोड मैप था उसको इसीलिए सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उस पर चाइना का इम्प्रिंट था। इम्प्रिंट मतलब चाइना के इस पे, इम्प्रिंट को अगर हम हिंदी में कहें तो मतलब छाप, यानी कि चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इस जो ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो रोड मैप था इस पे, और इसलिए इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया, एंडोर्स नहीं किया। विद इट्स एससीओ chairpersonship ending, the government may now be feeling the law of diminishing returns over its SCO engagements। अब जैसे इंडिया की जो चेयरमैनशिप है, चेयरपर्सनशिप, वो एंड हुई, तो अब इंडिया को फील हो रहा होगा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, यानी जब आप कहीं कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो मनी, तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं, ठीक है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हो, आप ऑपरेशंस बढ़ाते हो अपने बिजनेस के, आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स और ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं चलता, एक पॉइंट आएगा जिसके बाद आप और ज़्यादा टाइम अपने और ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करोगे, लेकिन जो रिटर्न्स है वो नहीं बढ़ेंगे, तो रिटर्न्स कम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी कि शायद अब जब इंडिया अब एससीओ का मेंबर है, तो शायद वो टाइम आ गया है जहाँ पे इंडिया अगर और ज़्यादा अपना टाइम एंड एनर्जी, रिसोर्सेज, ये सब इन्वेस्ट करता है एससीओ में, तो उसको शायद उतने रिटर्न्स, उतने बेनिफिट्स, या कहीं की पॉजिटिव आउटकम्स शायद ना मिले, ठीक है। तो जो जिसमें इंडिया एससीओ के साथ एंगेजमेंट अपना बढ़ाता है। एंगेजमेंट क्या होता है? इंटरेक्शन, इन्वॉल्वमेंट। तो इंडिया जो अगर अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है एससीओ के साथ, तो शायद उसको इतने जो रिटर्न्स हैं वो ना मिले। वन दैट माइट मेक इट्स टास्क ऑफ होस्टिंग द G20 इवन मोर डिफिकल्ट। और यही चीज़ कि जो इंडिया के जो रिटर्न्स हैं वो एससीओ से कम हो रहे हैं, और जो आउटकम्स हो सकते थे वो नहीं हुए एससीओ के, तो हो सकता है इसकी वजह से जब इंडिया G20 ऑर्गेनाइज करेगा तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए इंडिया के लिए। सो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ आया होगा। जब आपने खुद रीड किया होगा तो आपको तब भी समझ आया होगा, ठीक है, और अब शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यही है अब ये आज का एडिटोरियल था, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हमने इस एडिटोरियल में देखे। तो इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, लेकिन सिर्फ स्क्रीनशॉट्स रखने से फ़ायदा नहीं होगा, यू ऑल्सो नीड टू रिवाइज दीज रेगुलरली, और याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, इनको रिवाइज करना है रेगुलरली, और जितना हो सके आपको डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट एडिटोरियल्स जितने आप रीड कर सकें उतना बेटर रहेगा। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर कोई सजेशंस है तो आप वो भी बता सकते हैं। एंड थैंक यू।